तो सबसे पहले आप देखोगे कि भाई किसानों के लिए तो कोई एमएसपी की गारंटी नहीं दी गई हमें। देन सेकंड के जो जीएसटी लग रहा था ट्रैक्टर्स पे, बीआरओ पे, और जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थी उस पे कोई लगाई नहीं। कोई जीएसटी की कोई छूट नहीं दी गई। उसके अलावा आप देखोगे एजुकेशन बजट, तो एजुकेशन बजट जो मोदी जी नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए थे, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया था कि 2% ऑफ द जीडीपी आपको एजुकेशन में लगाना होगा अगले साल से 5 साल के लिए, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी, नई बुक्स बनेगी। उसके अलावा जो भी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, लोकल लैंग्वेज का इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू करना बोलते हैं, तो वो 2%, 6 लाख करोड़ होता है। 303 करोड़, 303 लाख करोड़ है अपना जो जीडीपी है। तो जो 6 लाख करोड़ होना चाहिए, तो उसके सामने आपका एजुकेशन बजट सिर्फ और सिर्फ 1.25 लाख से। देन आप मेडिकल, जो मेडिकल आपका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो कॉलेप्स हुआ था कोविड में, अपन ने देखा था। उसमें ज्यादा से ज्यादा बजट देना चाहिए था, बट वो अराउंड 98,000 करोड़ दिया गया। जो हेल्थ पॉलिसी जो थी इसके हिसाब से वो 3 से 3.5 लाख करोड़ जितना होना चाहिए था। तो लास्ट टाइम का फंड भी अनयूज हुआ था। देन थर्ड, आपका जो एआई, जो मोदी जी एआई और आई को एक ही बात बोलते हैं, और बोलते हैं कि भाई उसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो गवर्नमेंट वहां पे देखोगे तो आप सिर्फ 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, मतलब इट इज नथिंग। कोई एक्सपर्ट भी उसमें नहीं काम कर सके, कोई टीम भी नहीं कर सकेगी। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जब चाइना और यूएसए 1000 ऑफ करोड़ उसमें लगाते हैं, 500 करोड़ इज नॉमिनल अमाउंट। एंड देन फोर्थ की ट्रेन, ये सिर्फ आम बजट नहीं था, आम बजट के साथ ही रेलवे का बजट अब क्लब होने लगा है। तो ना ही कोई नई ट्रेन दी गई है। आप देखोगे तो स्लीपर कोच और सामान्य कोच में, मतलब जानवर की तरह लोग मुसाफरी कर रहे। देर इज अ गुड फैसिलिटी इन द वंदे मातरम, बट ये लोग, नॉर्मल लोग वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो वो एक रेलवे का आपका उसकी खामियां थी। उसके बाद में आप आओगे तो जीएसटी में कोई जितने पावर्स जीएसटी ऑफिसर्स को दे रखे थे, या जितने पावर्स उन लोगों ने ऑफिसर को दे रखे, वो अल्टीमेटली लोगों को हैरान करने वाले। बट वो पावर कम डाउन नहीं किए, पेनल्टीज कोई कम नहीं की। बेसिक नेसेसिटी उसमें भी जीएसटी वो लोग कलेक्ट कर रहे हैं 5% to 10%, उसमें कोई रियायत नहीं दी है। उसके बाद में आप देखोगे तो आया आपका इनकम टैक्स में। तो इनकम टैक्स में इन लोगों ने एक चला हुआ किया कि भाई ओल्ड स्कीम नहीं, न्यू स्कीम लाए। उसमें बोला गया कि 12 लाख तक आपको टैक्स नहीं लगेगा। बट आप ओल्ड स्कीम में जाओगे तो आपको 5 लाख तक कैसे भी टैक्स नहीं था। आपका जो इंडिया इज मिडिल क्लास पीपल, तो इसमें जो आप देखोगे तो कितने लोग रिटर्न फाइल करते हैं। तो पूरे देश में सिर्फ 6,75,00,000, 6 करोड़ 75 लाख लोग रिटर्न फाइल करते हैं। उसमें 78% नील रिटर्न फाइल होता है, जिसको टैक्स का तो लेना ही देना ही नहीं होता है। बाकी के जो बच्चे 92 लैक्स, बाकी जो 92 लैक्स है जिसकी सैलरी 15 लाख की अबव है, तो उसके लिए तो ये स्कीम वैसे भी एडवांटेजेस नहीं है, मतलब वो फ्रूटफुल नहीं है, ज्यादा ही टैक्स भरना आ रहा है। अभी आया जो 10 से 12 लाख की बाजू में जो रिटर्न फाइल होते हैं, इससे 42 लैक्स लोग हैं। उसमें भी आपका 4 से 5 हजार ही बच रहा है। बट बताया वही जा रहा है कि पूरे मिडिल क्लास को कुछ अलग ही कुछ जादू ही कर दिया है। जैसे नोटबंदी के टाइम इन लोगों ने अनाउंसमेंट किया था कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो रियल बेनिफिट लोगों को नहीं मिला है। लोगों को जो बेसिक सुविधा होनी चाहिए उसमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी दिया, तो ज्यादातर वो ये बिहार का और आंध्र का बजट लग रहा था, और स्टेट को कुछ नहीं दिया गया। उसके अलावा आप देखोगे तो कोई नई रिसर्च इंस्टीट्यूट या उस पे नहीं बना गया। दे आर क्लेमिंग कि वी आर 75,000 मेडिकल को सीट्स बढ़ाने जा रहे हैं। बट आप उसको देखोगे तो वो कोई गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स नहीं बना रहे। जो जैसे गुजरात उनका जो मॉडल है कि प्राइवेट कॉलेज को आप दे दो, और प्राइवेट कॉलेज में 1.5 से 2 करोड़ का एक का फी होता है। तो वी कैन नॉट अफोर्ड इट। अगर वो गवर्नमेंट सीट्स होती जहाँ पे कम प्राइस में अगर बच्चों को 75,000 नए डॉक्टर्स बनते, तो वी कैन क्लेम देम। पर ये इसमें क्या है कि भाई आप देखोगे तो सूट बूट का बजट है, या फिर दो हम दो हमारे दो का बजट है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी सबसे ज्यादा इस बार फोकस किया है। तो इन लोगों ने जो बजट बनाया है उसमें जो जा रहा है वो शिपिंग इंडस्ट्रीज को दे रहे हैं। शिपिंग इंडस्ट्रीज में 78% जो भी जो इन्वेस्टमेंट जा रहा है वो थ्रू रिलायंस और अदानी जा रहा है। और बाकी के दो चार इंडस्ट्रीज जो दो 15-20% में काम कर रही है। सो ऑल ओवर आप बजट देखोगे तो एक जो छलावा बता रहे कि 12,000 तक का, बट मनरेगा का बजट इन लोगों ने कम कर दिया है। एजुकेशन और हेल्थ में भी इतना नहीं, मोटा मोटा आप देखोगे तो इतना कुछ सामान्य लोगों के लिए ये बजट नहीं था। जी सर, मेरा हाँ हाँ जी। हाँ जी, आज धन्यवाद। सर। आज जयदीप सर, आपने बहुत अच्छा कहा। और ये जो अभी चल रहा है कि 12 लाख का जो बजट में सबसे बड़ा हाईलाइट था कि 12 लाख इनकम तक बढ़ा दिया है, तभी आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा
बजट में ये तो सिर्फ एक दिखाने की चीज है, उसके अलावा बजट के बहुत मायने हैं, उस पर हम और आप एक चीज और और बजट ज्यादा। में देखोगे तो देख हाँ। देख पाओगे कि आपका जो पैसा कमा रहा है, तो उसमें नई बेस लोन 24 लाख करोड़ की गवर्नमेंट ले रही है, जो मनमोहन सिंह जी के टाइम पे 55 लाख करोड़ की थी, हम्म, अभी 215 लाख करोड़ की है। तो हम्म, 25 लाख करोड़ नया फ्रेश ले रहे हैं। और आपकी जो इनकम हो रही है उसका 20%, मतलब आप समझो कि पूरा 20% ऑफ द बजट सिर्फ रीपेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट में ही जा रहा है, जो गलत बात है, मतलब कि इतना सारा लोन ले रखा है। धन्यवाद। प्लीज, थैंक यू। हाँ हाँ जी। अ, अभी अब मैं प्रमोद ओवेकर जी है हमारे साथ, उन्हें कहूँगा कि इस पर अपनी बात रखें बजट पर, अ, एक उस बजट का आंकलन दें। धन्यवाद जय जगत सभी साथियों। अ, हम देख रहे हैं कि 1 तारीख को जो आम बजट पेश हुआ जनरल, तो उसमें टैक्स की रिजिम में एक बड़ा बदलाव हुआ था। लेकिन वो टैक्स की रिजिम में जो बड़ा बदलाव हुआ था वो जयदीप जी ने वो बता दिया, लेकिन उसका जो पॉलिटिकल जो उसका मीनिंग था वो बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक तो आज जयदीप जी ने बताया कि सिर्फ 6 करोड़ लोग रिटर्न फाइल करते हैं, 6 करोड़ 75 लाख, और उसमें से 40 लाख लोग दिल्ली से है। तो उसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने का उनका लक्ष्य था। लेकिन इस जो टैक्स रिजिम में जो बदलाव किया गया है, 0 से 4 लाख तक, 4 लाख से 8 लाख तक, 8 से 12 लाख, और 12 लाख से 16 लाख है, 16 लाख से 20 लाख, उस रिजिम में आप देखोगे कि 12 लाख तक उन्होंने बोला है कि टैक्स अगर इनकम होगा तो उनको इनकम टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर 12 लाख से 1 रुपए भी ज्यादा इनकम होगा तो उसका 66,000 इनकम टैक्स होगा। लेकिन सिर्फ अगर 10,000 भी 12 लाख के ऊपर इनकम जाएगा तो आपका 66,000 टैक्स वहीं लगेगा। तो लोग अब कोशिश करेंगे कि हमारा इनकम 12 लाख से नीचे रखेंगे। खासकर अगर सैलरीड पर्सन होंगे तो उनके पास कोई ये तरीका नहीं होता है कि वो 12 लाख से के नीचे रखने का। लेकिन जो प्रोफेशनल होंगे उनमें वो टैक्स चोरी करने का एक नया सिस्टम इससे शुरू हो जाएगा, और इससे क्रोनी कैपिटलिज्म को एक और रास्ता खुलेगा, और ये ज्यादा खतरनाक रहेगा हमारे टैक्स स्ट्रक्चर के लिए। जैसे कि हमारा जिस तरह से टैक्स हेवन के लिए नोटबंदी या जीएसटी ने नए रास्ते खोले थे। तो अगर मेरी सैलरी अगर 2 लाख है पर मंथ, तो मेरा टैक्स तो सैलरीड पर्सन का तो चला जाएगा। लेकिन अगर हम देखेंगे तो अगर राजनीतिक में जयदीप सिंह जी ने बहुत सी उसकी बाकी बातें बताई थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे ही मोदी सरकार आई है, उस सरकार ने समाज में जो हर तरह से एक डिवीजन फैला रखा है, उस डिवीजन को ये और बढ़ावा देगा। जिस तरह से वो मिडिल क्लास को हाईलाइट कर रहे हैं, एक तो दिल्ली इलेक्शन को लेकर, लेकिन उसमें भी हम देखेंगे कि वो जिस तरह से मिडिल क्लास को उन्होंने ये दिया है, लेकिन उन्होंने मनरेगा को कुछ नहीं दिया है। खासकर किसानों को एमएसपी पर कोई ये नहीं दिया है। और बाकी हर जगह पर टैक्स आम बजट पूरी तरह से फेल होता दिख रहा है। दूसरी एक बात अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ सालों से अगर हम एक टोटल आम बजट देखेंगे तो वो 50 लाख करोड़ का है। और उसमें से जो गवर्नमेंट का पैसा जो आने वाला है, उसमें से लगभग 22 से 25% पैसा ये प्राइवेटाइजेशन से आने वाला है या लोन से आने वाला है। और इससे अभी देश पर लगभग 206 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है। ये कर्जा और बढ़ेगा, और इससे देश का इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर और मुश्किल में पड़ेगा। जो पी चिदम्बरम हो या प्रवीण चक्रवर्ती हो, इन्होंने जो बोला है कि इकोनॉमिकल जो भारत के जो इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे हैं भारत के अंदर, कि उस क्राइसिस को ये बजट किसी भी तरह से स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, और ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है, बल्कि वो बढ़ा रहा है। यही मेरी राय है।
दूसरी राय अगर हम देखेंगे तो वो मुझे लगता है कि दिल्ली इलेक्शन को सामने रखकर दिल्ली में लगभग 40 लाख के आसपास टैक्स पेयर है, ये रखकर थोड़ा सी रियायत अगर हमें दिख रही है तो वो रियायत के मतलब भी बदल जाते हैं, क्योंकि पिछले 5 साल से वैसी कोई रियायत नहीं मिली थी जो हर साल थोड़ी थोड़ी मिलनी चाहिए थी। उसका जो प्रोपोर्शन रहता है कि हर बजट में लगभग 10-15% सैलरीड लोगों हर साल अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी के कमाने वाला व्यक्ति है तो हर साल उसका इनकम 10% बढ़ जाता है। तो 5 साल से कोई रियायत नहीं मिली थी तो ऑटोमेटिकली 5 साल की एक बार अगर 50% रियायत मान लेंगे तो उतनी नहीं रियायत है जितनी वो जिस तरह से इकोनॉमिक इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ रहा था। तो उस लिहाज से उतना वो रियायत नहीं है। स्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एक तो बड़े स्तर पर आर्थिक असमानता फैल रही है, एक तो हमारी 144 करोड़ पॉपुलेशन में से सिर्फ 6 करोड़ लोग टैक्स पेयर है, उसमें से अगर 12 लाख का अभी जो स्लैब रखा है उसको अगर सामने रखेंगे तो उस 6 करोड़ में से भी अब 4 करोड़ लोग टैक्स पेयर में से बाहर जाएंगे। तो इकोनॉमिकल असमानता बहुत ज्यादा बढ़ाने की तरफ ही ये बजट जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो आर्थिक असमानता हो, सामाजिक समस्याएं हो, आरोग्य विषयक हेल्थ समस्या हो या किसानों की समस्या हो, इसमें से किसी भी इश्यू पर ये बजट कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता हुआ नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बजट एक जो बड़े कॉरपोरेट्स को लाभ देगा और आम लोगों को कोई खास तकलीफ नहीं देगा। और इससे भी बड़ा कि इस बजट से जो प्रॉब्लम नए सिरे से आएंगे, मैंने कुछ इकोनॉमिस्ट के यूट्यूब पर इस पर डिबेट्स देखे तो सबका ये मानना है कि ये महंगाई भी बढ़ाएगा और इसके साथ साथ आम लोगों की तकलीफों को कोई उससे सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। धन्यवाद। मेरा इतना ही कहना था इस पर। धन्यवाद धन्यवाद प्रमोद सर। आपने अच्छा कहा कि ये जो है वो कुछ चंद उद्योगपति या कॉरपोरेट्स को ही ज्यादा फायदा देगा, आम जनता को इसमें ज्यादा फायदा नहीं है। और मुझे लगता है हमें इस पर भी एक प्रकाश डालना चाहिए कि हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी ने इस पर क्या कहा कि ये बजट जो है एक बैंड एज ऑन बुलेट वुंड्स है। वुंड्स बहुत बड़े हैं और मतलब इस देश का दर्द बहुत बड़ा है और ये सरकार बस उसे क्या ठीक कर रही है ये हमें भी सोचना चाहिए। अभी इसके बाद इस विषय पर नीनाद शाह जी है, उनसे मैं कहूंगा अगर वो अवेलेबल है तो कुछ कहें। Thank you नीनाद very much for thank you very much for inviting. मेरा ये जो पूरा हाईलाइट हो रहा है 12 लाख का टैक्स एग्जम्पशन, और इसकी सरकार की मुख्य भूमिका ये थी कि इसकी वजह से मिडिल क्लास के हाथों में पैसा बचेगा। तो जैसे कि काफी स्पीकर्स ने भी कह दिया कि रिटर्न फाइल करने वाले लोग ही बहुत कम हैं, तो बहुत कम लोगों के हाथ में पैसा बचेगा। लेकिन अगर हमको सबके हाथ में पैसा बचाना है तो सरकार ने जीएसटी की ओर ध्यान देना चाहिए था। अगर आप लास्ट 2 क्वार्टर्स देखें तो जितने भी एफएमसीजी कंपनीज है, इनके रिजल्ट्स खराब है। इसका मतलब लोग वो परचेस नहीं कर पा रहे जो एफएमसीजी के सेल्स में हमेशा आता है। तो अगर जीएसटी का स्ट्रक्चर ये लोग ठीक करते और चीजें सस्ती करते तो उन सस्ती दामों की वजह से लोगों के हाथ में पैसा बच जाता और इन्फ्लेशन भी कम हो जाता। तो इसकी तरफ सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। और दूसरा, जो जब भी कांग्रेस की गवर्नमेंट्स रहती थी तो कांग्रेस के जो इकोनॉमिस्ट थे और जो एडवाइस लेते थे वो बचत की तरफ काफी ध्यान देते थे। तो जो सेविंग्स का परसेंटेज होता था जीडीपी के लिए वो सबसे बेहतर होता था। अभी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये हो रही है कि उनको इन्वेस्टर्स नहीं मिल रहे। इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया से बाहर जा रहा है। तो अगर बचत होती तो बचत की वजह से इन्वेस्टमेंट के लिए
सरकार को काफी फायदा होता था, एक अच्छा सोर्स हो जाता था, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया। इनफैक्ट ये गवर्नमेंट ने न्यू रिजीम लेके आए और न्यू रिजीम ऑफ टैक्सेशन में सारे जो डिडक्शंस मिलते थे बचत करने के बाद में, वो बंद कर दिए गए। तो बचत पे लोगों का ध्यान नहीं है, और वो एक जो बहुत अच्छा सोर्स था और बहुत बड़ा सोर्स था। आपको अगर याद होगा 2007 और 8 में जो पूरा फाइनेंशियल ब्रेकडाउन हुआ था पूरे वर्ल्ड में, तब इंडिया इंसुलेटेड रहा था। उसका मेन कारण था कि जो रेशो था बजट बचत का जीडीपी के साथ, वो हाईएस्ट था वर्ल्ड में, और लोगों को भी तकलीफ नहीं हुई, आम आदमी को भी तकलीफ नहीं हुई। तो इसके ऊपर पूरा सरकार का ध्यान नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स जो आनी चाहिए जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट से अच्छे जॉब मिलेंगे, तो पब्लिक कैन स्पेंड, फिर आपको इनकम टैक्स में रियायत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा एक ये है कि जो हमेशा कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे ज्यादा से ज्यादा टैक्स पेयर को टैक्स नेट में लाने की कोशिश की जाती थी। जैसे जिसके नाम पर अगर 4 व्हीलर है, कोई फॉरेन ट्रिप कर रहा है, पोस्टपेड मोबाइल कार्ड है, तो इन सबको रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी किया जाता था, जिसकी वजह से ज्यादा लोग टैक्स नेट में आते थे और टैक्स पेयर का बेस बढ़ता था। तो उसकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया गया है। सिर्फ जो 1% का जो पूरा पॉपुलेशन का एक चंक है, उनको 12 लाख का वो दे दिया है, और इनको अपनी पीठ थपथपाने का ये काम कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। थैंक यू। थैंक यू सर। शिव शारदा जी ने बहुत टाइम से हैंड रेस किया था, हम अभी उन्हें कहने का मौका देंगे। शिव शारदा जी, आप शॉर्ट में अपनी बात रखें। थैंक यू। धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया। अमिता जी नमस्ते, बाकी सभी को मेरा नमस्ते। जय कांग्रेस। दोस्तों, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, मेरी आवाज़ शायद क्लियर होगी, आपको आवाज़ आ रही होगी। दोस्तों देखिए, हम दो विषय पर चर्चा कर रहे हैं। बेसिकली वन इज दैट अबाउट बजट, एंड द सेकंड वन इज अबाउट द कुंभ मेला। ठीक है, तो मैं दोनों पर थोड़े थोड़े पॉइंट्स रखना चाहता हूँ। जैसे कि हम बजट की पहले बात कर लेते हैं, तो मेरा ये कहना है कि बजट के विषय में आज के समय में पहले तो हमको ये देखना होगा कि जो सरकार ने किया है, लेट्स टेक इट ऑन एन पॉजिटिव नोट ऑन द पार्ट ऑफ द अपोजिशन एंड स्पेशली द कांग्रेस। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? हम काफी समय से इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं कि कंजम्पशन कम हो रहा है, लोगों की इनकम आय घट रही है, और इसमें हमारे सभी लोगों के बीच में एक असमानता भी पैदा हो रही है और प्लस संघर्ष भी चालू है। ठीक है, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं स्टेप अप होना होगा गवर्नमेंट को, और उसके लिए कुछ ना कुछ कदम उठाने होंगे। और उसी का ही एक पार्ट है कि आप कहीं ना कहीं टैक्स में इनकम टैक्स के लिए आप 12 लाख का जो एक झुंझुना जो हमें दिखा रहे हो, बट here and there somewhere the government agreed कि opposition and especially the person who done a भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी जी, उन्होंने जो बात बार बार कही गवर्नमेंट को, कहीं ना कहीं उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। इस बात को आप भूलिए मत। तो लेट्स टेक दिस एडवांटेज। स्थितियां विपरीत होती है ना, तो उसमें भी हमें उस चीज का एडवांटेज लेके अपनी बात को कहना चाहिए। तो हम एज एन कांग्रेस, हमने इसके लिए काफी समय से इस बहरी सरकार को सुनाने की कोशिश की कि यहाँ पर समस्या हो रही है, आप सुनिए। तो उन्होंने इस बात को कहीं ना कहीं टच करने की कोशिश की। अब हम चाहते हैं कि वो ईमानदारी से इसे लागू करें, और जनता को कितना फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है वो हम जनता को बताएं। ये एक मेरा कहना है। तो कोई निर्मला जी ने कोई नया काम नहीं किया, मोदी जी की सरकार ने कोई नया काम नहीं किया, बस उनके कानों तक थोड़ी तो सो दिस इज द माय फर्स्ट पॉइंट अबाउट दिस 12 लाख का जो बार बार बात हो रही है। तो इसमें हमें लीड लेकर के ये कहना चाहिए कि इस गवर्नमेंट ने जो ये आज के समय में जो ये बात रखी है, वो कहीं ना कहीं हमारी बात को वो आगे बढ़ा रही है। दैट्स माय पॉइंट वन। पॉइंट टू, अब वो ऑनेस्टी से उस चीज को करे, और नहीं तो हम करवाएंगे एज एन अपोजिशन, और जनता को उसका फायदा मिलना चाहिए जो ईमानदारी से टैक्स पे कर रहे हैं। लेकिन ये नंबर बार बार जो हम बता रहे हैं ना, वो जनता कहना ही काफी है। हम नंबर बता के कुछ नहीं डील कर पाएंगे। जो भी है, 3 करोड़ है चाहे 4 करोड़ है, किसी को फायदा मिल रहा है उनको मिलने दीजिए। राजनीति में सिंपल सिस्टम है, लेने की कोशिश करेंगे लोग आपसे दूर भागेंगे, देने की कोशिश करेंगे लोग आपके पास आएंगे। मैं तो राजनीतिक तरीके से बात करता हूँ।
तो दूसरा पॉइंट ये है कि आज के समय में सरकार को ये बताना होगा कि जो पिछले बजट में उन्होंने जो प्रोमिसेस किए, आज वो कहाँ खड़े हैं। ये भी हमारा काम है कि उनको वहां पर पूरा का पूरा सच सामने ला के बताना, कि जिससे कि जनता समझ पाए कि उन्होंने जो वादे किए थे, आज उस पर कितने जुमलेबाजी हो रही है। सो दैट इज माय सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, जब सरकार खुद, मोदी जी खुद उस पर राजनीति कर रहे हैं, इकोनॉमी का ई तक नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम क्यों इतना इनको ज्ञान दे रहे हैं। कांग्रेस में हमारी एक आदत है, हम सबको पढ़ाते रहते हैं। अभी मैंने ट्वीट देखा, मोदी जी का ट्वीट तो नहीं है, बट उनका स्टेटमेंट है, आप देख लीजिएगा, कि नेहरू जी होते तो चौथाई तक टैक्स लगता और इंदिरा जी होते तो 10 लाख में 12 लाख टैक्स लगता। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री, जो भारत के प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री, वो खुद इकोनॉमी का ई नहीं समझ पा रहे हैं और अपनी खुद की सरकार की जो बजट पेश किया गया उसको डाउनग्रेडेड कर रहे हैं। अगर उनमें दम है तो वो बात रखे ना, कि उनकी सरकार ने क्या मतलब क्या काम किए हैं। इंदिरा जी होते तो 10 लाख में से 12 लाख टैक्स ले जाती, कांग्रेस ने तो टैक्स चोरी चोरी किया। तो अब ये कांग्रेस की और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको बताएं कि कांग्रेस ने देश को क्या क्या दिया, न कि आप जैसे लूट रहे हो और अपने मित्रों को दे रहे हो वैसे दिया। तो राजनीति है तो राजनीतिक तरीके से जवाब होगा। जब प्रधानमंत्री बजट पे राजनीति कर रहे हैं तो हम उनको क्यों अर्थशास्त्र सिखा रहे हैं। हमको भी उनको राजनीतिक भाषा में जवाब देना चाहिए। और अब बात आती है राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी ने जो ट्वीट किया वो एक लाइन है, लेकिन आप उसको अगर पूरे परिभाषा बड़े तरीके से समझें तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आज जो यूथ है, आज जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, और जो महिलाएं हैं, और जो हमारे बच्चे, और हमारा जो देश का जो ओवरऑल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है जिस स्तर पर खड़ा है, आपने एक बोलते हैं ना कि किसी को घाव भी दे दिया और मलहम पट्टी के लिए एक पट्टी बैंडेड बांध दिया। पट्टी भी नहीं बांधी है, बैंडेड एक छोटा सा होता है जिसमें मलहम लगा के आपने जस्ट एक बैंडेड लगा दिया, पट्टी भी नहीं करवा रहे हो आप, कोई इलाज नहीं करवा रहे हो, कुछ नहीं करवा रहे हो। दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। तो मैं जीरा के बराबर वाली बात है। तो ही इज ट्राइंग टू टेक दैट लाइन। लाइन बहुत छोटी है, ट्वीट है, लेकिन उसको अगर पूरी पूरी बात में रखा जाए तो कहीं ना कहीं सर हम उस बात को पूरे डिटेल में हमें रखना चाहिए। तो ये मेरा ओवरऑल कहना था। तो ये हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों, कि जो ये सरकार की जो स्पेशली जो ये यूथ विरोधी जो मानसिकता है, और जो अपने मित्रों को जिस तरीके से ये देते जा रहे हैं, तो उसको डिटेल में बताने से किसी को कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ पर लोगों को क्या है कि अभी कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा है। तो अब और जितना हम, जैसे मोदी जी ने जो कहा कि इंदिरा जी होते तो ये कर लेते, वो होते तो वो कर लेते, तो हमको उसी भाषा में समझाना चाहिए कि आपने कितना लूटा और अपने मित्रों को कितना दिया, एनपीए का क्या हुआ, और आपने किस तरीके से 18 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का ऋण माफी आप कर चुके हो, और उसका क्या। सो दिस इज माई ऑल ओवर पॉइंट्स अबाउट द बजट, जिसमें मैं कोई मेरिट्स डीमेरिट्स में नहीं जा रहा हूँ। मैं सीधा सीधा कहना चाह रहा हूँ कि आप, हम जो बोल रहे हैं वो आप करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपकी ईमानदारी में खोट है। ओके, और आप ये जुमलेबाजी जो कर रहे हो वो हम होने नहीं देंगे। सो जय जी सर, कांग्रेस। थैंक यू सर। एडवोकेट राहुल शाह जी है हमारे साथ, उन्हें कुछ कहना है। मेरा मतलब एक मेन टॉपिक है बजट के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। सर जी ने तो मतलब एक बात कही दी है उन्होंने। मतलब ये जो इन्होंने 12 लाख टैक्स की बात की, और ये सब जो, मैं एकदम पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के बारे में बात करूंगा, सीधी बात, नो डिप्लोमेसी। ये लोग सब बात कर रहे हैं कि 12 लाख की बातें कर रही है। आज मैं सर, आप सब लाइव में है सर, अभी आप अपनी 14 लोग लाइव में है। मेरा आप लोगों को सबको ये पूछना है कि आप में से सर कितनों की ईयरली सैलरी 12 लाख है। दिल से बोलिए सर, हैंड रेस करिए, अगर किसी की हो तो हैंड रेस करिए सर। किसी की नहीं होगी हार्डली। अभी आज का इंजीनियर ले लो, आज का डॉक्टर ले लो, बीएससी करा हुआ, आज इवन आप कहीं भी देख लो कि इनकी सैलरी सर 1 लाख रुपए है सर। मतलब ये सर, ये बात गलत है सर। और ये जो, ये पूरी अंधभक्तों को ये एक तरह से मतलब एक उनको उकसाने की बात है कि भाई हम लोगों ने 12 लाख पे ये लगा लिया, इनकम टैक्स छूट दे दी। कुछ नहीं है सर, ये आप जो एंड रिजल्ट जीरो ही है। और इकोनॉमी
और जो इंडिया का डेप्थ है, जो पूरा मतलब इंडिया को पूरा इन्होंने पूरा गर्त में डाल दिया है। और अभी ट्रम्प आने के बाद तो सर और फंसेगा। आज अब सर अब रिसेंटली आप देखो तो बाइक के जो फॉरेन वाली बाइक आती है जो इंपोर्ट हम करते हैं उस पे मतलब उन्होंने टैरिफ घटा दिया। तो अभी इतने इतने दिन कहाँ थे आप सर? दूसरी बात सर कि ये जो कुंभ मेले की बात करते हैं लोग, अभी ये कुंभ मेलों के जो ये कांड हो चुका है। फर्स्ट ये लोग ने कुछ जो सिक्योरिटी जो होनी चाहिए उतनी रखी नहीं। वीवीआईपी ट्रीटमेंट वहां पे भी ये कुंभ में लोग करवाते हैं, आज भी करवाते हैं। हम लोग को सबको पता है जो मृतक का जो आंकड़ा है वो सही नहीं दिखा रहे। थर्ड कि जो ये मतलब एक जो भक्त भाव वाली जो योगी आदित्यनाथ ने जो चैलेंज दी थी कि भाई एक भी कांड ना होगा, वो उनसे सवाल पूछिए कि भाई ये कांड कहाँ से हो गया यार। वो कांड में जिनकी बीवी बच्चे, जिनके भी मतलब एक परिवारजनों का, उनको क्या रिलीफ दिया गया? अभी रिलीफ की बात भी नहीं की उन्होंने कि कितना क्या दिया जाएगा। अभी तो ये लोग आंकड़ों में ही फंसे हुए हैं। तो ये सवाल मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ सर जी। थैंक ठीक। यू। अ, धन्यवाद। अ, धन्यवाद राहुल शाह जी। अ, हमारे साथ रविंद्र यादव जी हैं। डॉक्टर रविंद्र यादव, आप कुछ कहना चाहेंगे? या किसी को कुछ कहना है, किसी का कोई प्रश्न तो सामने रख सकते हैं। हम अभी अंत के तरफ बढ़ेंगे, उसके पहले कोई अपनी बात रखे। समीर मलिक। हाँ हाँ, समीर मलिक जी। हाँ सबको मेरा सादर नमस्कार। आज जो बजट के और जो कुंभ मेले की बात है वो मैंने थोड़े देर से सुन रहा हूँ सबकी। अब बजट में तो एक ही बात है कि पिछले 10 साल से जो बजट निकल रहा है वो देश की 145 करोड़ जनता के साथ भद्दा मजाक है। क्योंकि इसमें रेल बजट का तो कोई उल्लेख किया ही नहीं है। रेलवे क्या करना चाहती है, जनता के लिए क्या है, गरीबों के लिए क्या है, आदिवासियों के लिए क्या है, माइनॉरिटी के लिए क्या है, ये सारी चीजें हवा हवाई हो गई। सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि हमने बजट के अंदर वो टैक्स बढ़ा दिया, 12 लाख के ऊपर दे दिया। ये कोई ज्यादा ये नहीं है। लोगों की कितनी जरूरियात है वो जरूरियातों का कुछ कर नहीं रहे। सब्सिडियां कितनी दी जा रही है, किसानों को क्या दिया जा रहा है, नौकरियातों को क्या दिया जा रहा है, ये सारी चीजें इनके पास नहीं है। सिर्फ एक जो ये है कि भाई बजट निकालना है, बजट को निकल के जाना है, बस इतना ही इनके पास ये है। बाकी इनके पास कोई विजन नहीं है देश को चलाने का। और जिस तरह से कुंभ मेले में जो कुछ हुआ है वो सरकार की चाहे यूपी सरकार हो या देश की सरकार हो उसकी नाकामी है। अभी बताया गया कि आजम खान जब मिनिस्टर थे उनको पूरा कुंभ के मेले का आयोजन का काम दिया था, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने वो काम किया था। और यहाँ तो एक ही बात है, मुसलमान को यहाँ आना नहीं है, मुसलमान को यहाँ जाना नहीं है, एक ही बातों से आगे बढ़ते नहीं है। और जो काम करना चाहिए वो करते नहीं है। और ये इतने बड़े बड़े हादसे देश में और सब जगह पे हो रहे हैं। और ये सरकार नहीं है, लेकिन इस सरकार के अंदर सिर्फ एक ही बात है कि भाई मार तोड़ के जिस तरह हो सके उतना देश को हम लूटते रहे। सरकारी जमीनें ले लेना, जो गौचरण की जमीन है वो ले लेना, और ये सबके बिजनेसमैन बन गए ये लोग। और इनको हटाने के लिए जो कुछ मुहिम चलना चाहिए होनी चाहिए। और राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो और खड़गे जी हो, आज इतने सारे दौड़ रहे हैं। जो दिल्ली के अंदर भी चुनाव के अंदर जो कुछ चल रहा है वो भी एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर अपनी खुद की नाकामी है कि जो बिकने के लिए बैठे और वो खरीदने के लिए बैठे हैं। और जहां तक ये चीज नहीं जाएगी वहां तक हम आगे कुछ नहीं कर सकते। धन्यवाद सर। हम्म। समीर मलिक सर। अभी अभी हम इस कार्यक्रम के अंत में जाते हैं, और बहुत अच्छी चर्चाएं हमारे बीच हुई।